हेलो दोस्तों, हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 20 जुलाई 2022 का लेकर आए हैं। आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा कुछ हमारे एग्ज़ाम से संबंधित आर्टिकल ज़्यादा थे नहीं, तो आज वाले में हम लोग देखेंगे जो कोर्ट है, एक अपना कोर्ट देखेंगे। फिर इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं कुछ लोग, तो उसके बारे में पार्लियामेंट में डाटा दिया गया, उसके बारे में देखेंगे। न्यू ड्रग मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक बिल, उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। और जो नेशनल एम्बलम है उसके अराउंड क्या कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, और उसी से संबंधित एक क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे शुरू करते हैं। तो ये कोट जो है दिया गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। लिव एज इफ यू आर गोइंग टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू आर गोइंग टू लिव फॉर एवर। तो ये हमारे जीवन के लिए भी लेसन है, और एग्जाम में महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जिसको कि हम लोग एग्जाम में कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे और एथिक्स के पेपर्स में। तो इनका जो बहुत सारा कोट है, बहुत सारा जो स्टैंड है, उसको हम लोग नोट्स के तौर पे भी रख सकते हैं। महात्मा गांधी जी का सारा कोट अगर एक जगह पे कलेक्ट कर लिया जाए तो आपको मिलेगा कि मैक्सिमम ऑफ द टॉपिक के लिए कुछ कुछ बातें होंगी जो आप कहीं पे कोट कर सकेंगे। तो ये जीएस के आंसर में भी काम आएगा आपको। तो पहले हम लोग कोट के बारे में चलते हैं कि आपको जिंदगी इस तरीके से जीना चाहिए कि जैसे कल जीवन खत्म होने वाला हो। मतलब मैक्सिमम चीजें आप चाहें तो उसी दिन पे आप करें, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी अचीव करना चाह रहे हो, उसी दिन पे मैक्सिमम एफर्ट आप डालें। और अगर सीखने की बात आती है उस समय पे आप ऐसे सीखें जैसे कि आप जीवन भर यहां पे रहने वाले हो। तो ये जो कोट है आपका स्किलिंग का, एजुकेशन का, उससे रिलेटेड कोई भी ऐसे या टॉपिक पूछा जाता है तो उसमें ये कोट काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इस कोट को कैसे यूज करना है वो आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आ जाते हैं मेन जो अपना आज का आर्टिकल है उस पे। ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ही डाटा आया था कि करीब करीब 2021 में 1.6 लाख इंडियन उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी है। उसके अलावा और भी बात दी गई थी कि 17, 18, 19, 20 इन चारों सालों को कंपेयर किया गया है। इसको हम लोग आगे भी देख लेंगे। और जो लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है हमारा, लोग जो जा रहे हैं वो यूएस जा रहे हैं। तो ये 1.6 लाख में 78,000 डायरेक्टली उन्होंने यूएस सिटीजन एक्वायर किया है। तो ये फेनोमेना होता भी इस वजह से क्योंकि इंडिया डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं कराता है। आप एक ही नागरिकता रख सकते हैं। तो अगर आपको यूएस की सिटीजनशिप लेनी है तो इंडिया की नागरिकता छोड़नी होगी। इसका एक अल्टरनेटिव के तौर पे इंडिया अभी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई का चीज लेके आया है। तो वो सारे कंसेप्ट को समझ लेना चाहिए। और ये आर्टिकल को हम लोग नोट डाउन करके क्यों रखेंगे, कारण कि ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय जी से। उसके जवाब में उन्होंने ये डाटा दिया है। तो ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, उसका एक बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल है कि पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के थ्रू उस पर कंट्रोल बनाया जाता है। तो आप इसको जीएस 2 के उस वाले पोर्शन में रख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल कैसे स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो उसका एज एग्जाम्पल यहां पे आएगा। तो हम लोग अब आ जाते हैं आगे कि इंडिया जो रेनाउंस कर रहे हैं जो इंडियंस सिटीजनशिप, उसका आंकड़ा है। तो 2017 में ये 1,33,000 के आसपास था। 2019 में 1,44,000 था। 2020 में ये आंकड़ा कम हुआ है, 85,000 है। ऑब्वियस चीज है कि इंपैक्ट कोविड का रहा होगा। टोटल जो आपका मूवमेंट है वही रुका हुआ था, तो इस वजह से भी ये डाटा कम हुआ है। फिर से 2021 में वापस से ये 1,60,000 पे आ चुका है यह नंबर। तो ये एक चीज और हमको सजेस्ट करता है कि इंडियंस जो बाहर जा रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा जो बाहर बन रही है, तो जितनी मजबूती से ये डायस्पोरा बनती जा रही है वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो ये भी आप आंकड़ा किस तरीके से दिखाना है उसको यूज किया जा सकता है। तो इस आंकड़े में और ज्यादा कुछ नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस में भी सेम आंकड़ा दिया गया था। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अगला जो एक और आर्टिकल है इसको लेके, ये नया बिल आ रहा है ड्रग मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल, जो कि रिप्लेस करेगा एंटीक्विटेड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो रिप्लेस करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये बताया गया है कि ये कॉलोनियल इरा का
एक्ट है, तो उससे हम लोग बाहर आएंगे, बाहर आके नया अपना बिल, नया एक्ट लेके आएंगे। तो ये अभी ओपन है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, बिल अभी फॉर्मेट में है। इस आर्टिकल में उस बिल में क्या क्या एरिया ऑफ कंसर्न है उस पे ही बात की गई है। तो वो क्या क्या बातें हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो है टेस्टिंग का प्रोसीजर। इंडिया में जो टेस्टिंग किया जाता है वो टेस्टिंग किया जाता है, कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर होगा वो मार्केट से जाके ड्रग परचेज करेगा और उसको टेस्ट करेगा, टेस्ट भी करेगा। उसका कोई टेस्ट करने के बाद फिर उसका रिपोर्ट कैसे देगा, क्या प्रोसीजर फॉलो किया, उसके बारे में भी कुछ क्लैरिटी नहीं होती, ये ओपन नहीं होता है पब्लिक के बीच में। जबकि यूएसए में ये जो टेस्टिंग होती है ये ऐसा नहीं कि जो मार्केट में अवेलेबल है उसको लेके, यहां पे टेस्टिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, कि जहां पे मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है वो इंस्टीट्यूशंस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जीएमपी होता है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में, जीएमपी टर्म है, इसका फुल फॉर्म ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। वो सारे प्रैक्टिसेस के साथ में कंप्लायंस दिखा रहा है कि नहीं, उन सारे प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है कि नहीं, और साथ में टेस्ट रिपोर्ट भी पब्लिश किया जाता है कि क्या रिपोर्ट आया, क्या क्या पैरामीटर्स लिए गए थे, ये सारी जानकारी उसमें होती है। तो अगर ये नया बिल हम लोग लेके आ रहे हैं तो जीएमपी को हम लोग लीगली एस्टैब्लिश कर सकते थे, लेकिन इस बिल में एक बार भी जीएमपी की बात नहीं की गई है। तो अगर इसको ऐड किया जाता है तो ये बिल को और ज्यादा बेहतर बनाएगा। आते हैं हम लोग दूसरी बात पे। तो दूसरा जो है इन्फोर्समेंट एजेंसी को लेके बात है। यहां पे भी उदाहरण यूएसए का ही लिया गया है कि यूएसए में, पूरे यूएसए में एक सेंट्रल एजेंसी है, वही उसको मॉनिटर करती है। जबकि इंडिया में हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में उनका एक अपना एक अलग इन्फोर्समेंट एजेंसी है। उसके अलावा सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है। लेकिन जो मेजर कंट्रोल है इस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, वो कंट्रोल मोस्टली स्टेट के हाथ में ही रह रहा है। तो स्टेट के हाथ में रहने से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि ज्यादा स्क्रूटनी नहीं करना चाह रहे हैं, उतना ज्यादा स्क्रूटनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका नहीं करना चाहते हैं। कारण क्या है, वो डर है उनमें कि कहीं इनका इन्वेस्टमेंट हमारे स्टेट से भाग के कहीं और ना चला जाए। फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं फार्मा की, और वहां पे रहने का कारण यह है कि वहां पे टैक्स हॉलिडे उनको मिल रहा है। मतलब उनको वहां पे अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ड्रग्स तो उनको वहां पे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, टैक्स में रिबेट मिल रहा है। तो ये वाली प्रॉब्लम होती है, स्टेट खुद अपना जो है इन्वेस्टमेंट अपने स्टेट से नहीं जाना देना चाहते हैं, तो इस वजह से ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो एक सेंट्रलाइज एजेंसी होना जरूरी है जो कि ओवरऑल मॉनिटर करे। ये प्रॉब्लम इस वजह से भी क्योंकि मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में कोई दवाई बन रही है और वो आगे किसी और स्टेट में जाता है, तो बना तो यहां पे लेकिन गया दूसरे जगह पे, तो एक जगह का प्रॉब्लम दूसरे जगह पे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे दवाई खराब बन रही है और वो दूसरे मार्केट में जा रही है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बेहतर है कि एक सेंट्रलाइज एजेंसी बनाया जाए, उसी के हाथ में सारी जिम्मेदारी दी जाए। तो इस बारे में भी यह बिल जो है साइलेंट है, बहुत ज्यादा इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। तीसरे मुद्दे पे आते हैं। तीसरा मुद्दा है ट्रांसपेरेंसी का, कि जो भी इंस्पेक्शन किया जाता है उसका रिपोर्ट, अगर कोई लाइसेंस दिया जा रहा है तो उस कंडीशन में भी रिवील किया जाए कि इनको लाइसेंस दिया गया है। कोई नया ड्रग आता है तो उसको अप्रूव करने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया, क्यों इसको अप्रूवल दिया गया, क्या इफिकेसी थी उस मेडिसिन की, वो सारा डिटेल यूएसए में इसको रिलीज कर दिया जाता है, जो कि उस इंस्टीट्यूशन में ग्रेटर पब्लिक ट्रस्ट को लेके आ रहा है। ज्यादा लोग उसमें विश्वास कर रहे हैं कि हाँ ये अगर बोल रहा है तो सही बात होगी। इसके अलावा अगर इसमें एक चीज और ऐड कर दिया जाए कि जो भी जानकार लोग हैं इस फील्ड के, उनको अगर मौका दिया जाए कि जो भी अप्रूवल का प्रोसेस है उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको रेज कर सकें, तो ये जो होगा प्रोसेस को और भी ज्यादा पार्टिसिपेटरी बनाएगा और जो क्वालिटी ऑफ ड्रग्स होगी कंट्री में उसको भी बेहतर करेगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी वाले मुद्दे पे भी यह बिल साइलेंट है। तो इसी 3 मुद्दों पे इस आर्टिकल में इस एक्ट के बारे में क्रिटिसिज्म दिया गया है कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर इसको अकोमोडेट किया जाए तो बिल बेहतर निकल के आएगा।
तो इस आर्टिकल में हमारे पास इतना था। अगला जो हमारा मैटर है ये है नेशनल एम्बलम को लेके, जो अभी नया एस्टैब्लिश किया गया है। हमारा जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत में कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। डिजाइन किसके द्वारा किया गया? तो डिजाइनर इसके सुनील देवरे और रोमियल मोसेस। इनका नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि ये यूपीएससी तो नहीं लेकिन स्टेट पीसीएस और बाकी सारे एग्जाम्स में इसका नाम पूछा जाना बिल्कुल मैंडेटरी ही है। फॉर श्योर पूछा जाएगा, कम से कम 8-10 एग्जाम तो ऐसे जरूर होंगे जिसमें ये एज ए क्वेश्चन आने वाला है। तो ये नाम याद रखेंगे। डिजाइन किया गया है सुनील देवरे एंड रोमियल मोसेस इनके द्वारा। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि कंसर्न रेज किया गया है, बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है उस पे आते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल साइज है, जो ओरिजिनल सारनाथ में हमारा कैपिटल है, वहां पे जो 4 लायंस हैं वो लायंस ऐसे हैं जिनके की मुंह थोड़ा सा बंद है, जबकि यहां पे जो शेर हैं उनके फैंक्स जो आगे वाले दांत हैं वो काफी खुला हुआ दिख रहा है, बिल्कुल एग्रेसिव दिख रहे हैं लायंस। तो ये एग्रेशन का एक पॉइंट दिया गया है। दूसरा कि जो ओरिजिनल हमारा एम्बलम है उससे डेविएशन की बात की गई है कि उससे ये डेविएट कर रहा है। और तीसरा बात यह है कि जब इसकी परमिशन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जनवरी 6, 2021 के जजमेंट में टोटल प्रपोजल के लिए ही, तो उस प्रपोजल में बोला यह गया था कि किसी भी तरीके का अगर कोई स्कल्पचर या कुछ इंस्टॉल किया जाता है तो उसको दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन और हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी इनसे सैंक्शन लेना होगा। तो ये सैंक्शन लिया गया है कि नहीं लिया गया है, इस पे भी कंसर्न रेज किया गया। तो ये 3 मुद्दे मेन है। अब इसमें डिजाइनर की बात भी हम लोग सुन लेते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं, अपना उनका स्टैंड भी जान लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल स्कल्पचर का साइज है वो 1.6 मीटर मात्र लंबा है, जबकि हमारा जो ये बनाया गया स्कल्पचर ये 6.5 मीटर हाइट का है। और एक चीज और अलग है कि जो ओरिजिनल है वो ग्राउंड लेवल पे है, जबकि ये जो नया वाला बनाया गया है 33 मीटर की ऊंचाई पे है। तो दूर से इसको विजिबिलिटी प्रदान करने के लिए ये चेंजेस अडॉप्ट किए गए हैं। तो ये डिजाइनर का अपना व्यू पॉइंट है। इस पे कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है, इस पे थोड़ी बहुत बातें चल रही हैं। जब ये मुद्दा आया है तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट है जहां से ये लिया गया है, हमारा नेशनल एम्बलम क्या है, इस चीज को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको आप लोग खुद भी जाके गूगल करेंगे, इसका इमेज देखेंगे, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स में फॉर श्योर आगे पीछे आज या कल आने वाला है। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों ही जगहों पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओरिजिनल लिया गया है सारनाथ लायन कैपिटल, जो मौर्यन एम्परर अशोका उनके द्वारा बनाया गया है, और ये सिंबलाइज करता है करेज, प्राइड एंड पावर। फिर दूसरी बात पे आ जाते हैं कि इसका जो गौतम बुद्ध ने पहला सरमन दिया था, पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में, उसी के उपलक्ष्य में ये चीज बनाया गया है, जहां की कहा जाता है कि उन्होंने जीवन के 4 सत्य उसके बारे में बात की थी। उसके अलावा जो इसका बेस है, बेस में 4 एनिमल्स जो है उनको दिखाया गया है। 4 एनिमल में हॉर्स, लायन, बुल और एलिफेंट, ये 4 एनिमल हैं, चारों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए दिखते हैं। उसके अलावा जो बीच बीच में धर्म चक्र भी है, जिसमें कि 24 स्पोक्स हैं। तो इस वाले में और भी जो इससे रिलेटेड बातें होंगी उसको भी आप लोग कवर कर लेंगे। इसका इमेज देखेंगे, जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसको पूरे अच्छे तरीके से कवर करना जरूरी होगा फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि ये मुद्दा अभी इंपॉर्टेंट हो गया है। इसी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया है मैंने, उसको भी आप लोग अगर होगा तो प्रैक्टिस करेंगे। ये है क्वेश्चन हमारा, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाज द बिगिनिंग ऑफ इंडियन आर्ट हेरिटेज इन विच सेंट्रल पोजीशन वाज टेकन बाय रिलीजन, इलुसिडेट। तो ये क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करें, ये संभावित है, यूपीएससी भी मेंस में पूछ सकती है, क्योंकि मौर्य वाला जो एम्बलम का मुद्दा उठा इसकी वजह से ये टॉपिक हॉट हो चुका है। और अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं, आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड किया जाएगा, और कल हम लोग कल के वीडियो में इसका जो मॉडल आंसर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही हमारे पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।